हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ हिंदी कृतिका के अंतर्गत चैप्टर नंबर पहला इस जल प्रलय में। और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये है इस जल प्रलय में, और हम आपको बता रहे हैं पाठ का सारांश। इस जल प्रलय में लेखक ने बाढ़ के कारण हुई त्रासदी का वर्णन किया है। बाढ़ की स्थिति में लोगों को किस तरह की समस्याओं और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, यह कहानी उसका वर्णन करती है। लेखक ने बड़ी सावधानी पूर्वक बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसका सारांश। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित रिपोर्टाज है, जिसमें उन्होंने सन 1975 ईस्वी में पटना में आई प्रलयंकारी बाढ़ का आंखों देखे हाल का वर्णन किया है। लेखक का गांव एक ऐसे क्षेत्र में था जहां की विशाल और परती जमीन पर सावन भादों के महीने में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण के बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव व पशुओं का समूह शरण लेता था। सन 1967 में यानी कि 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई देती रही। लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। इसके बाद शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरों पर उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्ववत पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर तथा अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ गए। वहां उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउडस्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई दी। उसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा गया। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। सन 1947 में मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन तेल, पकाही घाव की दवा और दिया सलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए वहां गए थे। इसके बाद 1949 यानी कि 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भून कर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटवा लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। आगे फिर एक बार सन 1967 ईस्वी में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकले। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची और ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी तो वे दुम दबाकर हवा हो गए। रात के 2:30 बजे का समय था पर पानी अभी तक वहां नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया हो। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था।
लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस पाठ का सारांश जो कि हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे बार बार सुने और इस कहानी को अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला प्रश्न होगा, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो आपका उत्तर होगा, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके और उन्हें इन सब का अभाव न झेलना पड़े। दुकानों से सामान हटाए जाने लगे और सभी लोग बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तो ये था यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर। आइए जान लेते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर और दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके लिए, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो उत्तर लिखेंगे आप, मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस तरह घुसेगा या किस प्रकार घुसेगा, यह जानना बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। इसके बाद बच्चों आइए जान लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, सबकी जबान पर यही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया, इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो उत्तर होगा, सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है, इसकी ही जिज्ञासा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, इन शब्दों से हमें जनमानस के कौतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई देती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो उत्तर होगा आपका, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपनी भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपके लिए, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो आपका उत्तर होगा, पहला सुझाव होगा, आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। इसके बाद दूसरा होगा, आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रखरखाव होना चाहिए, ताकि समय आने पर उनका उपयोग किया जा सके। तीसरा होगा, आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए। और चौथा होगा यहाँ पर, जनता और सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य तथा विवेक से काम लेना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपके लिए छठा प्रश्न है, यह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो उत्तर होगा आपका, उक्त कथन द्वारा लोगों में पाई जाने वाली क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविकता, कठोरता एवं पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता पर चोट की गई है। यह आम दुखी ग्रामीण के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति का हाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। इसके बाद सातवां प्रश्न आपके लिए, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो आपका उत्तर होगा, उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी, वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी। इसके बाद आठवां प्रश्न आपके लिए, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो आपका उत्तर होगा, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो वे रोज़मर्रा की चीज़ें जुटाने में लग गए।
उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। इसके बाद 9वां प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है? तो आप उत्तर लिखेंगे, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कालरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। साथ ही पानी के बार बार पैर में लगने से के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर 10वां प्रश्न आपके लिए, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? तो आप उत्तर लिखेंगे, नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे, दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे, दोनों में परस्पर गहरा लगाव था, दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी, और इसी अपनेपन लगाव की भावना से वशीभूत होकर कुत्ता भी पानी में कूद गया होगा। इसके बाद 11वां प्रश्न है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? तो आपका उत्तर होगा, लेखक एक कलाकार प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वे इस बाढ़ का जीवंत चित्रण कर सकें। परंतु यदि वे ऐसा करते तो वे केवल एक दर्शक बनकर रह जाते और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने उपयुक्त कथन कहा कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। इसके बाद यहाँ पर आपका 12वां प्रश्न, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं, ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, जहां मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है वहीं कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड, इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाया गया कि जिसके परिणाम स्वरूप पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। इसके बाद 13वां प्रश्न है और आपका इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, अपनी देखी सुनी आपदा का वर्णन कीजिए। तो आप अपनी देखी सुनी आपदा का वर्णन भी कर सकते हैं, चाहे तो आप उत्तर यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। जुलाई 2005 पूरा मुंबई शहर बाढ़ में डूब गया था, पूरा का पूरा शहर जल में डूब चुका था। करीब 1 बजे के आसपास वर्षा ने अपना जो प्रलयंकारी रूप धरा वह करीब हफ्ते भर जारी रहा। लोग दफ्तरों, दुकानों और काम के स्थानों में फंसे रह गए। नन्हे बच्चे विद्यालय में बिना बिजली के पूरी रात काटने के लिए मजबूर हो गए। इस त्रासदी में न जाने कितनी जानें गई और देश की इस आर्थिक राजधानी को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो बच्चों इस प्रकार ये थे यहाँ पर आपके हिंदी कृतिका के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 के प्रश्न उत्तर और उसका सारांश जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया इस जल प्रलय में, जो कि आपके चैप्टर का नाम था। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर और सारांश अच्छे से समझ आया होगा। हर रोज़ इसी प्रकार प्रत्येक पाठ से संबंधित सारांश और उसके प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और यदि आपको ये प्रश्न उत्तर और सारांश अच्छे से समझ आए हैं और आप चाहते हैं कि हर रोज़ इसी प्रकार आपको प्रत्येक पाठ के प्रश्न उत्तर और सारांश देखने को मिलें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।